बताओ किसने पैसे निकाले हैं मेरी जेब से। खबरदार जो किसी ने झूठ बोलने की कोशिश भी की, वरना मैं लोहे की तार से मारूंगा। जरा भी नहीं सोचूंगा कि तुम लोग मेरी औलाद हो। समझ रहे हो ना? चुपचाप बताओ किसने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं। बबलू ईशा अपने बाप के सामने मुजरिम बने खड़े थे। कभी ईशा बबलू की तरफ देखती तो ईशा कभी अपने बाप की तरफ। माँ तो खामोशी से पीछे खड़ी थी। जानती थी कि जब पति को गुस्सा आ जाए तो वह किसी की नहीं सुनता। दोनों के चेहरे पर डर ही था। जानते थे कि पापा को जब गुस्सा आ जाए तो बहुत मारते हैं, रहम नहीं करते। खासकर चोरी तो वह बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाले थे। ईशा का शरीर तो कँपकँपा रहा था। चेहरे की सफ़ेदी बता रही थी कि यह चोरी हो ना हो इसी ने की है। मगर वह क्या करती, वह भी तो मजबूर थी। उसे हर हाल में वह सुंदर से कड़े लेने थे जो उसकी सहेलियों ने भी लिए थे। स्कूल से घर आते हुए रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप आई थी जिस पर नए डिज़ाइन की ज्वेलरी आया करती थी। उस दुकान पर एक बहुत सुंदर कंगन था जो कि दिखने में बहुत कीमती लग रहा था। एक दिन जब ईशा अपनी सहेली के साथ उस दुकान पर गई और उस कंगन की कीमत पूछी तो उसकी कीमत 500 रुपये थी। पैसों को सुनकर ईशा के चेहरे पर जैसे उदासी छा चुकी थी। उस वक्त तो उसके पास सिर्फ 10 रुपये मौजूद थे जो कि आज उसके पापा ने उसे चीज़ खाने के लिए दिए थे। इसके अलावा वह रोज़ाना स्कूल में चीज़ न लेती और पापा के दिए पैसों को जोड़ती रहती। हफ्ते में एक दिन वह 10 रुपये की चीज़ को लेकर खा लिया करती। वह अपनी उंगलियों पर गिनने लगी। उस वक्त उसके बैग में 50 रुपये थे और यह 10 रुपये जो आज उसके पापा ने उसे दिए थे, यह पैसे तो बहुत कम थे। वह सोच रही थी कि आखिर वह इतना खूबसूरत कंगन कैसे ले, कि तभी उसके साथ मौजूद सहेली ने 2 कंगन फ़ौरन खरीद भी लिए और लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। एक गहरी सांस लेकर ईशा उनको देखती रह गई थी। फिर दुकान वाले भैया से कहने लगी कि भैया तुम ऐसे कंगन और भी लाना, मैं भी तुमसे खरीद लूँगी। 1-2 दिन बाद दुकानदार ने भी सर हिला दिया और ऐसा घर चली गई। उसने घर जाकर अपना गुल्लक तोड़ा और उसमें कुछ सिक्के और नोट मौजूद थे। जब उनको गिना तो वह 250 रुपये थे। अभी भी उसे 250 रुपये की और ज़रूरत थी। जब भी वह दुकान के सामने से गुजरती तो दुकानदार उसे कहता कि तुम्हें कंगन खरीदना है या फिर मैं किसी और को बेच दूं। मगर वह हर हाल में वह कंगन लेना चाहती थी। इसलिए घर आई और उसने अपने पापा से पैसे मांगना चाहा, मगर फिर ना कह सकी क्योंकि उसके पापा तो पहले ही महंगाई का रोना रो रहे थे। अपने खर्च बता रहे थे कि उनकी जेब में अब सिर्फ 1000 रुपये ही बचे हैं। भला इन पैसों से वह घर का खर्च कैसे चलाएंगे या माँ को उनकी ज़रूरत की चीज़ लाकर देंगे। अभी माँ और पापा ऐसी ही बातें कर रहे थे कि जब ईशा के दिमाग में एक और बात आई। वह पापा से तो पैसे नहीं मांग सकी, लेकिन अगर वह चुपके वह उनकी जेब से 250 रुपये निकाल ले तो इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उस पर शक भी नहीं आएगा। यह सोचते हुए वह चुप कर अपने पापा के कमरे में गई और फिर उनकी जैकेट में मौजूद पैसे निकालकर अपने कमरे में चली आई। अगले ही दिन जब वह सुबह सुबह स्कूल गई तो दुकानदार से वह खूबसूरत कंगन खरीद लिया। वह बहुत खुश थी, मगर शाम को घर जाने लगी तो एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ चुकी थी कि अगर उसके पापा को पता चल गया कि यह पैसे उसने उनकी जेब से चुराए थे तो उसका क्या हाल होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। जब वह घर पहुंची तो उसके पापा ने अदालत लगा रखी थी। वह और बबलू एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। क्योंकि बबलू उससे 2 साल छोटा था, इसलिए वह दूसरे स्कूल में पढ़ने जाता था। दोनों घर पहुंचे तो पापा गुस्से से माँ को डांट रहे थे। उन दोनों को देखकर सवाल करने लगे कि मेरी जेब से पैसे किसने निकाले हैं। पूरे 250 रुपये गायब हैं। मेरे पास कोई पैसों की रेल पेल नहीं है कि मुझे कोई भी पैसे निकाले और पता न चले। मैं रात को सोने से पहले सारे पैसे गिन कर रखता हूँ और सुबह उठकर फिर गिनता हूँ। अब सच सच बताओ तुम दोनों में से किसने यह चोरी की है। बबलू तो फ़ौरन मना कर चुका था। कहने लगा कि पापा मुझे तो पता भी नहीं, ना ही मैं आपके कमरे में गया हूँ, आपके पैसे नहीं चुराए। जबकि ईशा वहीं डरते डरते उत्तर यही दिया कह दी, मगर उसकी आवाज़
मैं कपकपी सांप थी। ईशा ने पापा को उस पर शक होने लगा। वह गुस्से से ईशा को हाथ से पकड़कर झकझोर कर कहने लगे कि तुमने ही पैसे चुराए हैं ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जब लोहे की तारों से जिसमें निशान पड़ेंगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि चोरी करना क्या होता है। बबलू ने जैसे ही यह बात सुनी तो तड़प उठा। पापा जैसे ही लोहे की तार लेकर ईशा को मारने लगे तो वह फौरन आगे आ गया। कहने लगा कि पापा, दीदी को कुछ मत कहो, उन्होंने चोरी नहीं की, जबकि आपकी जेब से पैसे मैंने निकाले थे। मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाना था, इसलिए ईशा के तो जैसे होश गुम हो गए थे। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि बबलू झूठ क्यों बोल रहा है। अरे पैसे तो उसी ने चुराए थे, फिर बबलू उसका इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों ले रहा था। उस पर ईशा के पापा ने उसे छोड़ और बबलू को पकड़कर झंझोट कर थप्पड़ उसके मुंह पर मारकर कहने लगे कि यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तू अपने दोस्तों के साथ मेरी जेब से पैसे चुराकर अय्याशियाँ कर रहा है। अभी से ही तेरी यह परवरिश कर रही है तेरी माँ। बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ को भी उनके पापा की अच्छी खासी सुननी पड़ी। कहने लगे मैं तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहता था, मगर तुम लोग तो चोरियाँ करने लगे हो। आज बाप की जेब से चोरी की है, कल ज़रूरत पड़ी तो लोगों के घर डाका डालने चले जाओगे। बहुत ही आवारा होते जा रहे हो तुम। यह सुनकर बबलू रोया, लेकिन उसके बाप ने उसे सज़ा के तौर पर पहले थप्पड़ और फिर लोहे की तार 2 बार उसके हाथों पर मारी। उसके हाथ पर लाल निशान पड़ चुका था, जो थोड़ी ही देर बाद छालों में बदल गया। उसके पापा कहने लगे कि अगर यह निशान तुम्हें याद रहेगा तो आइंदा तुम चोरी का सोचोगे भी नहीं। ईशा बबलू अपने कमरे में जा चुके थे। ईशा डर के मारे अभी भी कँपकपा रही थी। जो तार उसके भाई के हाथ पर लगी थी, अगर उसके हाथ पर लगी होती तो वह मर ही जाती। जबकि वही एक तरफ बैठा हुआ बबलू भी खामोशी से सिसक सिसक कर रो रहा था। जैसे ही रात हुई और पापा अपने कमरे में चले गए तो ईशा अपने भाई के पास बैठ गई और उससे वह कंगन अपने भाई के सामने बेड पर रख दिया। कंगन को देखते ही बबलू जैसे हर दर्द भूल गया था। मुस्कुराकर उसने वह कंगन देखा और कहने लगा कि वाह दीदी, यह कंगन आप पर बहुत अच्छा लगेगा। कितना प्यारा कंगन है, आपने अभी तक पहना क्यों नहीं? यह तो बहुत महंगा लगता है। यह सुनकर ईशा रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि भाई, तुम जानते थे ना कि वह पैसे पापा की जेब से मैंने चुराए थे। आखिर तुमने सच क्यों नहीं बताया? रोते हुए बबलू कहने लगा कि मैं जानता था, मगर मैं आपका भाई हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि आप पर आने वाली हर मुसीबत में अपने ऊपर ले लूँ। यह सुनकर तो ईशा शर्मिंदा हो गई थी, मगर उस वक्त दोनों ही छोटे थे। उसने अपने भाई के हाथों पर कोल्ड क्रीम लगाई, मगर बबलू इसके बावजूद मुस्कुराकर बोला कि कोई बात नहीं, जख्म तो ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरा। दोनों हाई स्कूल पास कर चुके थे। सबसे पहले हाई स्कूल ईशा ने पास किया था, जबकि बबलू अभी 9th में था। दोनों के नंबर एग्ज़ाम में अच्छे आए थे। ईशा ने जब अपना रिज़ल्ट दिखाया तो उसके पापा रिज़ल्ट देखकर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उसने अच्छे नंबर लाए थे। बच्चों के नंबर देखकर पापा बहुत खुश हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद उनके चेहरे पर उदासी छा चुकी थी। जब उदासी की वजह उनसे पूछी गई तो कहने लगे कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों बच्चों को आगे कॉलेज की शिक्षा दिलवा सकूं। मैं सिर्फ एक ही बच्चे को कॉलेज तक पढ़ा सकता हूं। यह सुनकर ईशा की माँ परेशान हो गई थी। वह कहने लगी कि आप किसी से उधार क्यों नहीं ले लेते? धीरे धीरे फिर उधार भी उतरता रहेगा। यह सोचकर उनके पापा अपने दोस्त और कुछ रिश्तेदारों के पास उधार मांगने के लिए भी चले गए, मगर कोई भी उनको उधार देने को तैयार न था। जब यह बात बबलू ने सुनी कि पापा हम दोनों में से किसी एक को ही आगे की शिक्षा दिलवा सकते हैं, तो उसने एक फ़ैसला किया और फिर अपने पापा से कहने लगा कि पापा, मैं तो 10 क्लास तक ही पढ़ूंगा, इसके बाद मैं फिर आपके साथ मजदूरियाँ करूँगा। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। आप दीदी को आगे कॉलेज की शिक्षा दिलवा दें। यह सुनकर तो उनके पापा गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे कि तेरा दिमाग तो ठीक है,
अरे वह तो लड़की है, घर के काम काज सीखेगी, घरदारी सीख लेगी और फिर अपने घर की हो जाएगी। जबकि तू तो मेरा लड़का है, अच्छी नौकरी करेगा, काम आएगा तो हमारे भी दिन फिरेंगे। मगर बबलू ने एक ही रट लगाई थी, मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा, बस कह दिया तो कह दिया। अगर दीदी भी अच्छी पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगी तो उनका भी अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा, वह अपने घर में खुश रहेंगी। मगर उसके बाप ने उस दिन उसे बहुत मारा था कि तू पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहता है, कैसा बेटा है तू, इतना कामचोर हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाप की मार खाकर उसने पापा कहा, आपने मुझे मारा है ना, मैं कभी लौट कर वापस नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी यह बात सुनकर उसके पापा ने उस वक्त उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मगर माँ ने फ़ौरन अपने पति के आगे हाथ जोड़ दिए। लेकिन बस करो, क्यों जज्बात में फ़ैसला करते हो? अरे बच्चा है, कुछ कह दिया तो प्यार से समझा भी तो सकते हो। तुम उसे घर क्यों निकाल रहे हो? वहीं ईसा भी यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पढ़ना, मेरी जगह मेरे भाई को पढ़ा दो। मगर उस दिन जब ईसा अपने कमरे में सोने के लिए लौटी तो रात को उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई आधी रात को उसके कमरे में आया है। मगर क्योंकि रोशनी नहीं थी इसलिए वह चेहरा न देख सकी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके बिस्तर के पास एक लेटर पड़ा था जो कि बबलू की तरफ से था। बबलू ने कहा, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी उम्र अब 16 साल हो चुकी है और मैं कोई भी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगा। लेकिन अगर मैं इस घर में रहा तो पापा हर हाल में मुझे ही आगे बढ़ाएंगे। यह लेटर ईशा ने अपने माँ बाप को दिखाया। उसके पापा गुस्से से जल उठे, कहने लगे कि कहाँ जा सकता है, यहीं गांव में कहीं होगा, मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ। पूरा गांव छान मारा लेकिन बबलू कहीं नजर नहीं आया था। बबलू वहां से शहर जा चुका था, उसने घर से कोई सामान भी नहीं लिया था। शहर जाकर एक जगह फैक्ट्री बन रही थी, वहां पर मजदूरी करने लगा। वहीं जब बेटे की कोई खैर खबर ना आई तो बबलू का बाप भी पछताने लगा। फिर उसने आगे की शिक्षा अपनी बेटी को दिलवाई। गांव के करीब मौजूद गांव कॉलेज में 2 साल की शिक्षा हासिल करने के बाद जब ईशा शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो तब तक 3 साल हो चुके थे। इन 3 सालों में उसने एक बार भी अपने भाई को नहीं देखा था। उसी तो हैरत थी कि उसका भाई उसके साथ किस कदर वफा कर चुका है। उसकी खातिर उसने अपना घर बार छोड़ दिया था। न जाने वह किस हाल में होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं। एक दिन वह अपने हॉस्टल में ही बैठी अपनी पेपर की तैयारी कर रही थी कि जब उसकी सहेली ने आकर बताया कि बाहर कोई गांव का लड़का तुमसे मिलने आया है। यह सुनकर ईशा बड़ी हैरान हुई कि आखिर कौन लड़का मिलने आया होगा। अक्सर गांव के लड़के इशारेबाजियां करते थे, इसलिए ईशा ने नहीं सोचा कि कोई ऐसा ही लड़का होगा। बाहर बहुत ठंड हो रही थी, कड़ाके की धुंध भी पड़ रही थी, इसलिए ईशा अपनी पढ़ाई में ही मग्न थी। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। जब उसे याद आया कि उसे कोई मिलने के लिए आया था तो उस फौरन हॉस्टल से निकली और दरवाजे तक आई। आकर देखा तो सर्दी में उसका भाई एक महीन सी शर्ट पहने खड़ा कांप रहा था। भाई को 3 सालों बाद देखकर तो वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने भाई को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगी। उसके भाई की हालत भी बड़ी ख़राब थी, कई जगह से शर्ट फटी हुई, कपड़ों पर मिट्टी और सीमेंट के दाग लगे हुए, बिल्कुल किसी मजदूर जैसा ही लग रहा था। कितनी ही देर दोनों ने सुख दुख की बातें करते रहे। ईशा कहने लगी कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे मिलने आए हो? तो वह कहने लगा, कैसे बताता, तुम इतनी पढ़ी लिखी और तुम्हारा भाई मजदूर है। एक बार फिर ईशा अपने भाई की इस मोहब्बत को देखकर दिल ही दिल में रोने लगी। कितनी ही देर वह ईशा से बातें करता रहा, फिर जाने से पहले अपनी जेब से एक सुपर निकाल कर उसने ईशा की तरफ बढ़ा दिया कि मैं अपनी मजदूरी से बचत करके तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाया था। इस सुपर में चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, बालों में लगाने के लिए खूबसूरत हेयर क्लिप थे। इन चीज़ों को देखकर ईशा उन्हें अपने सीने से लगा चुकी थी। इसके बाद अक्सर बबलू उससे मिलने के लिए वहाँ आता रहा। कई साल ऐसे ही बीत गए। जब ईशा ने घर आकर बताया कि बबलू वहाँ एक फैक्ट्री बन रही है, वहाँ पर मजदूरी कर रहा है, तो उसके पापा फ़ौरन शहर गए, उसे घर लेकर आ गए। उन्होंने डांटा नहीं और उसकी फीलिंग की कदर की थी और फिर अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उन्हें भी पछतावा था कि शायद उनके गुस्से करने की वजह से उनका बेटा यह घर छोड़कर चला गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद ईशा डॉक्टर बन चुकी थी, जबकि उसकी खातिर कुर्बानी देने वाला उसका भाई
मजदूर था। उसने अपने गांव में ही एक क्लिनिक खोल लिया था। कुछ ही महीने गुजरे कि ईशा के लिए अच्छे घर से रिश्ता आ गया, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। रिश्ता ठीक ठाक था, इसलिए उसके माँ बाप ने फ़ौरन हाँ कर दी और ईशा की शादी रणवीर से कर दी गई। जो फैक्ट्री बन रही थी उसका कंस्ट्रक्शन रणवीर के पास ही था। जब उससे पता चला कि यहाँ पर मजदूरी के तौर पर काम करने वाला ईशा का भाई है, तो उसने फ़ौरन ईशा से, तुम अपने भाई से बात करो, मैं उसे सुपरवाइज़र बना देता हूँ, फिर उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके भाई ने फ़ौरन मना कर दिया, कहने लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद जब बबलू काम कर रहा था, काम के दौरान उसे करंट लग गया। वह ऊंचाई से ज़मीन पर गिरा था। उसकी टांग भी टूट गई थी। 2 जगह से टांग टूटी थी। एक बार फिर उसने अपने भाई से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सुपरवाइज़र बन जाओ, मजदूरी करना छोड़ दो। मगर बबलू कहने लगा कि अरे पगले, मैं मजदूर अनपढ़ बंदा हूँ। अगर तुम्हारा पति मुझे सुपरवाइज़र बनाएगा तो लोग उसके बारे में बात करेंगे कि एक ऐसा डायरेक्टर है कि जिसने मजदूर को सुपरवाइज़र बना दिया। खैर, ईशा एक बार फिर अपने भाई की अहम मोहब्बत देखकर खामोश हो गई। वह उसका ही नहीं, उसके जीजा का भी इतना ख्याल रखता था। बबलू की उम्र 28 साल हो चुकी थी जब उसकी शादी गांव की एक लड़की से कर दी गई, जो इसकी तरह ही सीधे सादी और बड़े अच्छे स्वभाव की थी। जब बबलू की शादी थी तो पूरे गांव को दावत दी गई थी। ईशा भी अपने ससुराल वालों के साथ वहां पर मौजूद थी। हर कोई खुश था कि जब वहां पर मौजूद एक रिश्तेदार ने बबलू को देखा और फिर उससे सवाल कर डाला, तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? बबलू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि मैं अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर ईशा के पूरे जिस्म में जैसे खून की लहर दौड़ उठी। किसी ने पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, तुम क्यों अपनी बहन को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? तो बबलू की आंखों में एक पल के लिए आंसू जगमगाए थे। कहने लगा कि मैं अपनी बहन से छोटा हूँ। हमारा स्कूल एक ही जगह पर था, मगर यहाँ से 2 गांव छोड़कर था। धूप में मेरा जूता रास्ते में ही टूट गया था। मेरी बहन अपने पैरों का जूता उतारकर मुझे पहना दिया और खुद को खराब सड़क पर तपती धूप ज़मीन पर पैदल चलते हुए आई थी। मैंने दीदी से कहा भी था कि आप यह जूता पहन लें, मगर उसने कहा ना। क्या ऐसा घर आ गए तो दीदी के पैरों में नीचे बने छाले बन चुके थे, खून बहने लगा था, मगर इसके बाद भी दीदी मुस्कुराने लगी। अक्सर ऐसा होता था कि पापा कोई चीज़ लाते तो वह मुझे पसंद आ जाती और दीदी कभी मुझे जिद नहीं करती थी, बल्कि वह चीज़ खामोशी से दे दिया करती थी। ठंडक में भी अक्सर स्कूल जाते हुए बारिश शुरू हो जाती तो दीदी अपना बैग उतारकर मेरे सिर पर साया कर दिया करती थी, मुझे भीगने नहीं देती थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी, इसलिए मैंने फिर यही तय कर लिया था कि मैं अपने हिस्से की खुशियाँ भी अपनी बहन को दे दूँगा और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार खुद करूँगा। खुद ही अपनी बहन से हो चुका था। ईशा ने जब यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। वहाँ पर हर कोई बबलू की बात सुनकर खुशी से तालियां बजा रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, जबकि ईशा शर्मिंदा हो चुकी थी। दुखी थी कि उसने तो सिर्फ कुछ ही कर्म अपने भाई के लिए किए हैं और यहाँ उसके भाई ने कितना बड़ा दिलवाला है, सिर्फ अपनी बहन के लिए ही अच्छे काम किए, जबकि खुद बबलू ने अपनी बहन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, अपना भविष्य तक दांव पर लगा दिया था, उसे आज डॉक्टर बना दिया था। कुछ दिनों बाद बबलू एक बेटी का बाप बन चुका था। ईशा ने अपने भाई को सुपर स्टोर दिया था, तो बस छोटी सी चीज़ थी। जितने एहसान बबलू ने किए थे, सोचकर ईशा के दिल से आज भी अपने भाई के लिए दुआएं ही निकलती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।